भाई साहब ये यहाँ से लेके यहाँ से इनके ऐसे रास्ते में आते हैं इधर सारे ऐसे माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सभी सभासदों व बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का युवा संसद के शीतकालीन सत्र में पधारने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं आज की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करती हूँ। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। यस अध्यक्ष महोदया, मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद श्री नवीन सारण को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नवीन जी। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगा। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? महोदया, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा। मैं नवीन सहारण, जो युवा संसद के करनाल लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा बनाए रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता व एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद का मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। अब मैं शिमला लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद कुमारी परी को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। कुमारी परी जी।
महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा करेंगी? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? महोदया, मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। तरते की कहेला I, Pari, having been elected as a member of lower house of the youth parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. और देख देख कर और देख देख के लिखना। अब मैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद श्री योगेश कौशिक को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। योगेश कौशिक। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगा। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? महोदया, मैं संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा। अहम योगेश कौशिक युवा संसदस्य पदे हिसार लोकसभातः निर्वाचितो अस्मि। स्थापित भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठा च धारिष्ये तथा यत् पदं गृहीतुम् उदत् अस्मिन् तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। माननीय सदस्यगण, हम 2 माह के पश्चात आज शीतकालीन सत्र के शुभारंभ पर मिल रहे हैं, इसलिए मेरा यह दुग्ध कर्तव्य है कि मैं सदन को हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दुग्ध निधन की सूचना दूं। दिनांक 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में निधन हो गया। देश के जाने माने अर्थशास्त्रीय पद्म भूषण आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुग्ध है। उनकी सादगी, ईमानदारी, विनम्रता, दूरदर्शिता और नेतृत्व ने देश को एक नई दिशा दी। उनका जाना पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। उनके परिवार एवं प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना। भगवान उन्हें इस कठिन समय में शक्ति दे। प्रधानमंत्री कुमारी सपना जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनकी मृत्यु पर सभा ने शोक व्यक्त किया है, को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। भारत के आर्थिक सुधारों के जनक और पूर्व आरबीआई गवर्नर अब हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टर सिंह जी एक विद्वान, दूरदर्शी, दयालु और एक असाधारण आत्मा थे। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर जी का निधन पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है,
जिनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ है। नेता प्रतिपक्ष श्री विशाल जी। अध्यक्ष महोदया, मैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनकी मृत्यु पर सभा ने शोक व्यक्त किया है, को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे लिए यह बड़ा दुख क्षण है कि भारत के कोहिनूर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। डॉक्टर सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक युग का अंत है। उनके द्वारा किए गए कार्य और सुधार देश को लंबे समय तक प्रेरित करते रहेंगे। निगाहों में ऊंचे सपने थे, दिल में हिंदुस्तान था, झुकना उनकी फितरत थी, कद आसमान था। मैं शोकाकुल परिवार व उनके परिजनों को संवेदनाएं भेजने में स्वयं व अपने दल को सहयोजित करता हूं। सदस्यगण अपना शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षण के लिए मौन धारण करेंगे। शब्दिल कृषि मंत्री, कुमारी निशा गृह मंत्री, कुमारी दीक्षा पेट्रोलियम मंत्री। माननीय सभासदों, हमारे बीच में विदेशी मेहमानों के पहुंचने पर हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय सभासदों, मुझे यह जानकारी देते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे सदन की शोभा बढ़ाने के लिए ब्रिटेन की वित्त मंत्री मिस्री जेल रिट्स और नेपाल की वन व पर्यावरण मंत्री मिश्रूपा विश्वकर्मा हमारे बीच पधारी है। हम आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इससे भारत और आपके रिश्ते और मैत्रीपूर्ण होंगे। आदरणीय सभासदों, अब प्रश्न काल आरंभ होता है। महासचिव जी, प्रश्न सूची में आज का एजेंडा सभी सभासदों में वितरित कर दिया जाए। यस स्पीकर मैम। प्रश्न संख्या 101। पेट्रोलियम सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है, इसका क्या कारण है? पेट्रोलियम मंत्री जी प्लीज।
महोदया, इजराइल फिलिस्तीन में चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पहले से कुछ बढ़ गए हैं। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहूंगी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण बाजार दर के आधार पर किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को सरकार द्वारा डीरेगुलेट कर दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कदापि नहीं की गई है। करीब बीते 15 दिनों में तेल की औसत कीमतों के आधार पर टैक्स दरों की समीक्षा की गई है। दिनांक 2 दिसंबर 2024 को पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स खत्म कर दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। प्रश्न संख्या 102 श्री योगेश जी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी में वृद्धि दर 5.4% रही है, जो करीब 2 साल में सबसे निचला स्तर है। अध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री यह बताने का कष्ट करे कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है? सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है? धन्यवाद। वित्त मंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यूएसए और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था में मंदी चल रही है, जिसके असर से भारत भी अछूता नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्थाओं पर भी अंतर्राष्ट्रीय मंदी का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। सरकार की सकारात्मक नीतियों एवं बुनियाद के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था अन्य यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में बेहतर स्थिति में है और सरकार का प्रयास है कि आरबीआई और सेबी की मदद से निवेशकों को वित्तीय बाजार की ओर आकर्षित किया जाए। सरकार ने रक्षा एवं बीमा के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 49% कर दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। प्रश्न संख्या 103 मिस स्नेहा जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या शिक्षा मंत्री है बताने का कष्ट करेंगी कि भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है? क्या भारत सरकार ने इस संदर्भ में नई योजनाएं एवं प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं? ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जी प्लीज। Yes, ma'am. In reference to the first part of your question, the number of women students enrolling for higher education in India has shot up. Women enrollment in higher education, which was less than 10% of the total enrollment on the eve of independence, has risen to 44.4%. Goa with 61.2%, topped in term women enrollment, followed by Kerala 56.8%. महोदया, आंकड़ों की जलेबी मत बनाइए, सच्चाई हमें भी पता है। कृपया अपनी फाइलों से बाहर आइए मैडम, क्योंकि आपके आंकड़े कुछ और ही दर्शा रहे हैं और सच्चाई कुछ और है। मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस प्लीज। मैं सदन में बैठे अपने साथियों का ध्यान एक और सच्ची घटना की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। जहां पहले अगर मैं पूर्वोत्तर के किसी नौजवान या किसी महिला से मिलती थी तो उनका एक ही कथन होता था कि भारत सरकार तो मैं कब कब भुला चुकी है, क्योंकि न तो उनके पास रोजगार था और न ही उच्च शिक्षा। परंतु आज पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय का वुमेन एनरोलमेंट रेशो 51.8% है, जो यह दर्शाता है कि हमारी सरकार द्वारा स्थापित की गई नीतियां कारगर साबित हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद। प्रश्न संख्या 104 श्री आसू जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, हाल ही में एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक अखबार ने खबर दी कि हरियाणा में एक दूल्हे को उसके ससुराल वालों ने विवाह के अवसर पर खाद का कट्टा उपहार में दिया। कृपया सदन की मर्यादा बनाए रखें। क्या कृषि मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में 2024-25 के रबी फसल सीजन के लिए किसानों के लिए खाद की उपलब्धता कितनी रही? कृषि मंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष 2024-25 के रबी फसल के लिए खाद उपलब्धता की स्थिति इस प्रकार है। यूरिया की मांग 17,196 मीट्रिक टन है, जबकि उपलब्धता 18,280 मीट्रिक टन है।
डीएपी की मांग 4,726 मीट्रिक टन है, जो कि उपलब्धता 5,182 मीट्रिक टन है। माननीय अध्यक्ष महोदया, ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि खाद की कमी का कोई प्रश्न नहीं उठता। धन्यवाद। जय हिंद। कोई पूरक प्रश्न? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्या फायदे हैं? शिक्षा मंत्री जी प्लीज। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि एनईपी 2020 वास्तव में 21st सेंचुरी की जरूरतों को पूरा करती है। यह एक अनोखी नीति है। इस नीति का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसमें बच्चों के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज, आर्ट एंड स्पोर्ट्स, इंटीग्रेटिव एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स जैसे यूनिक फीचर शामिल किए गए हैं। अरे एनईपी तो मैडम एक ऐसा पिटारा है जिसपे पूरे दिन बात की जा सकती है, पर फिलहाल मैं इतना कहना चाहूंगी कि एनईपी 2020 हमारे बच्चों को 21st सेंचुरी के लिए तैयार कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद। प्रश्न संख्या 105 कुमारी जन्नत जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से हाल ही में सरकार द्वारा घोषित एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभों के बारे में पूछना चाहती हूँ। सदन यूनिफाइड पेंशन स्कीम एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानना चाहता है। वित्त मंत्री जी प्लीज। अध्यक्ष महोदया, मैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मुख्य विशेषताओं और लाभों के बारे में आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। इस योजना को सरकार ने देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के परामर्श से शुरू किया है। महोदया, इस योजना की मुख्य विशेषताएं यह है कि कम से कम 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% के बराबर सुनिश्चित पेंशन राशि दी जाएगी। अगर पेंशन भोगी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसे मिलने वाली पेंशन का 60% उसके परिवार को मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम फुल टाइम और पार्ट टाइम कर्मचारियों को 25 वर्षों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। महोदया, एनपीएस में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करते थे और सरकार 14% कंट्रीब्यूट करती है, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करेंगे और सरकार 18.5% कंट्रीब्यूट करेंगी। उसे महंगाई भत्ता भी मिलेगा। महोदया, मेरे ख्याल से विपक्षी साथियों को नई योजनाओं के अनुसार नई परिस्थितियों को समझना आना चाहिए और देश को मजबूत बनाने में सरकार का सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। कोई पूरक प्रश्न? अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वो इस तथ्य से अवगत हैं कि प्याज के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो रही है तथा प्याज का मूल्य 80 से 90 रुपए प्रति किलो पर पहुँच गया है। सरकार प्याज की मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है? क्या सरकार प्याज के निर्यात पर रोक लगाने का विचार कर रही है? कृषि मंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, प्याज के मूल्यों में हो रही वृद्धि की जानकारी सरकार को है और प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार कई प्रकार के उपाय कर रही है, जैसे कि राज्य सरकारों के सहयोग से अनेक जमाखोरों के खिलाफ लगातार छापों की कार्यवाही हो रही है और सरकार पाकिस्तान और चीन से प्याज के आयात पर विचार कर रही है, जिससे देश में प्याज की आपूर्ति बढ़ने पर कीमतें कम हो सके। हाय महोदया, आप हमें पाकिस्तान और चीन जैसे हमारे दुश्मनों का प्याज खिलाओगे? साइलेंस प्लीज। महोदया, चीन और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं और राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। महोदया, मैं इस सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र एवं देश के अन्य भागों में प्याज की बम्पर पैदावार होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में प्याज की कीमतों में तेजी से कमी आएगी। धन्यवाद। जय हिंद। अध्यक्ष महोदया, मेरे मन में मेरे विपक्षी साथियों के प्याज के प्रति चिंता को देखकर दो पंक्तियां याद आ रही है। अगर आपकी इजाजत हो क्या मैं सुना सकती हूँ?
हाँ, इजाजत है। महंगाई को देखकर दुखने सकल समाज, निर्बल जन जीना कठिन, कैसे सादे काज, कैसे सादे काज, कहाँ से लाए अनाज, इतनी बड़ी महंगाई, बिनु प्याज पकेगा कैसे साग। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। प्रश्न संख्या 106 रोहित जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हाल ही में पेरिस में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में तमाम छोटे छोटे देशों की तुलना में हमारी हिस्सेदारी व प्रदर्शन इतना कमजोर क्यों रहा। हर शहर में कोचिंग सेंटरों की तो बहार है, पर खेल सुविधाओं का अभाव है। सरकार इस बारे में क्या कर रही है? खेल मंत्री जी प्लीज। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने काबिल मित्र को बताना चाहता हूं कि पिछले सालों की तुलना में हमारे देश का प्रदर्शन बुरा नहीं रहा। विपक्ष हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। महोदया, जो बोया है वही तो मिलेगा। फिर हमारी सरकार ने ओलंपिक्स को ध्यान में रखकर चुनिंदा खेलों पर ध्यान दिया है, जैसे कुश्ती, शूटिंग, जैवलिन थ्रो और आर्चरी में हमारा प्रदर्शन विश्व स्तरीय है। ओलंपिक्स को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने टारगेट ऑफ ओलंपिक्स के अंतर्गत खेलों की प्रतिरुचि बढ़ाकर बच्चों को छांटकर तैयारी करने के उद्देश्य फिट इंडिया और स्कूल तथा यूनिवर्सिटी स्तर पर खेलो इंडिया कार्यक्रम अपनाया है। खेलो इंडिया में प्रथम आने पर 8,000 रुपये और द्वितीय आने पर 7,000 रुपये और तृतीय आने पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं तथा हमारी सरकार तमाम खेल अकादमियों का निर्माण कर रही है तथा इसके लिए निजी संस्थाओं को भी सब्सिडी दी जा रही है। सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा ओलंपिक स्पेशल भारत ओलंपिक्स पर बहुत खर्च कर रही है तथा इसका प्रदर्शन भी दिखने लग रहा है और अब की बार हमारे खिलाड़ियों ने गोल्ड हासिल किया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अब प्रश्न काल समाप्त होता है एवं अब शून्यकाल आरंभ होता है। कुमारी काफी, वायनाड प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे देश में सीबीआई की निष्पक्षता, ईमानदारी एवं स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह है। सम्मानित उच्चतम न्यायालय ने भी सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी है। एक सप्ताह पहले ही सीबीआई ने कुछ राजनेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच को बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे एक बार फिर सीबीआई की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि यह राजनीति से प्रभावित लगता है, जो कि एक गंभीर विषय है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है, इसकी तत्काल जांच करवाई जाए और सीबीआई की स्वायत्तता के लिए सदन में यथाशीघ्र विधेयक लाया जाए। गृह मंत्री जी प्लीज। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से संसद में उपस्थित सभी सदस्यों को यह बताना चाहती हूं कि सीबीआई पर सरकार का कोई दबाव नहीं है। सीबीआई अपनी ईमानदारी व स्वायत्तता से सभी केसों की निष्पक्ष जांच कर रही है। सीबीआई कानून के दायरे का पालन करते हुए किसी भी केस को जांच के निर्णय खुद ले सकती है। धन्यवाद। जय हिंद। कुमारी सोनम, सांसद हरिद्वार प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ, सरकार लगातार हो रहे पर्यावरण विनाश को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। पिछले कुछ वर्षों से देश के जंगल भयानक रूप से काटे जा रहे हैं। सड़कों के चौड़ीकरण व विकास के नाम पर नई नई सड़कें बनाई जा रही है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में सरकार डैम्स पर डैम्स बनाती जा रही है, जिनकी वजह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल के फटने का कारण बना हुआ है। हर साल करोड़ों रुपए की संपत्ति व सैकड़ों लोग काल के गर्त में समा रहे हैं। सरकार इस महाविनाश को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। धन्यवाद। पर्यावरण मंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहती हूं कि पर्यावरण संकट भारत की ही समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। जहां तक सड़कों की चौड़ीकरण का मसला है, वो तो समय की मांग है। देश के समग्र विकास
और ग्लोबलाइजेशन के समय देश की अर्थव्यवस्था से कंपटीशन बनाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। सरकार का यह प्रयास है कि जितने पेड़ काटे जाए उससे ज़्यादा पेड़ लगाए जाए और बढ़ते बांधों का प्रश्न है। शहरीकरण और औद्योगिकरण की बढ़ती मांग के मद्देनजर बांध और बहुउद्देशीय योजनाएं तो बनानी ही पड़ेगी। महोदया, यह तो समय की मांग है। धन्यवाद। जय हिंद। विपक्ष से कुमारी आरती जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में आए दिन ऑनर किलिंग जैसी समस्या उठ खड़ी हुई है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस समस्या पर रोक लगाने के लिए सरकार कौन से ठोस कदम उठा रही है। महोदया, कहने के लिए तो समाज में स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त है, परंतु वास्तविकता इसके एक कदम विपरीत है, क्योंकि स्त्रियां समाज में आज भी अपनी स्वेच्छा से घूमना फिरना एवं अपनी स्वेच्छा अनुसार अपना जीवन साथी चुनने तक में स्वतंत्र नहीं है। महोदया, ये कैसा समानाधिकार है? महिला एवं बाल विकास मंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, ऑनर क्लिक जैसी घटनाएं हमारे समाज में बहुत ही शर्मनाक है। इस प्रकार की असावधानिक प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके संवैधानिक उल्लंघन के मामलों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। महोदया, सरकार को इस संबंध में पूरी जानकारी है कि कुछ मानसिक विकृति के लोगों ने अपने ही झूठे सम्मान के नाम पर अपने ही बच्चों की हत्या तथा हमारे समाज की महिलाओं पर कुछ असावधानिक निर्णय लिए हैं, जैसे महिला व लड़कियां घर से बाहर अकेले घूम फिर नहीं सकती तथा अपना जीवन साथी स्वयं नहीं चुन सकती। ऐसी स्थिति को देखकर मैं भी एक स्त्री होने के नाते अपने उद्गार रोक नहीं पा रही हूँ। समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए नर और नारी पुरुष प्रधान समाज में नारी बिनु अधिकार सृष्टि रचना करे पाले घर संसार आजीवन संसार में सहती दुख अपहार स्वतंत्रता और जीव का पहला अधिकार नारी बस दासी रही सदा रही लाचार जीवन साथी का अगर मन से करे चुनाव ऑनर क्लिंग के नाम पर होता है श्रृंगार ऑनर क्लिंग के नाम पर होता है श्रृंगार। धन्यवाद। जय हिंद। संसदीय कार्य मंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, शून्यकाल में उठाए गए सभी मुद्दे संबंधित मंत्रालयों में शीघ्र प्रेषित कर दिए जाएंगे। आदरणीय सभासदों, अब हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। विपक्ष से कुमारी मुस्कान जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं सरकार का ध्यान देश में हो रहे सड़क हादसों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। आए दिन सड़कों पर होने वाली दुर्घटना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। विश्व सड़क सांख्यिकी की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 199 देशों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मौतों की संख्या में भारत पहले स्थान पर है। माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत की सड़कों पर चलना जान हथेली पर रखकर चलने के बराबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक करीब लगभग 10 सालों में 15 लाख लोगों ने जान गंवाई। यह चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। केंद्रीय सड़क परिवहन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 1,68,000 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। भारत में हर 3 मिनट पर एक मौत सड़क हादसों में हो रही है, यानी हर रोज 462 लोग सड़क हादसों में मारे जा रहे हैं। कृपया शांत। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं सड़क परिवहन मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? परिवहन मंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया,
मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तमाम प्रयासों के बावजूद एक साल में 1,68,000 लोगों की मौत हुई है। ये लोग दंगों में नहीं, सड़क हादसों में मारे गए हैं। अध्यक्ष महोदया, मुझे इस बात की गहरी चिंता है कि सरकार की लगातार कोशिशों के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि लोगों के मन में न तो कानून का सम्मान है और न ही इसका डर है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 4 प्रमुख कारणों पर जोर दे रही है। पहला, सड़क इंजीनियरिंग, दूसरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तीसरा कानून का पालन और लोगों में जागरूकता। धन्यवाद। जय। अब विपक्ष से कुमारी आरती जी विशेषाधिकार हनन मामला सदन के पटल पर रखेंगी। कुमारी आरती जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं युवा संसद की सिरसा लोकसभा सीट से निर्वाचित सदस्य हूँ। आज सुबह जब शीतकालीन सत्र के लिए भाग लेने के लिए दिल्ली आ रही थी तो रास्ते में मैयर टोल पर टोल कर्मी ने मेरी गाड़ी को 15 से 20 मिनट तक रोके रखा, जबकि मेरी गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ था। टोल का स्कैनर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा था। टोल कर्मी ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संबंधित कर्मचारियों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार की तरफ से कुमारी आरती के साथ हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट करती हूँ। इनकी शिकायत को विशेष अधिकार हनन समिति के पास भेज दिया जाएगा और दोषी टोल कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। अब विपक्ष से नवीन जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। आपको अनुमति है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन का ध्यान हाल ही में हुई संभल हिंसा की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 24 नवंबर 2024 को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना से देश को व्यापक सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है तथा देश के लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्षता निभाने का खतरा है। अध्यक्ष महोदय जी, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन के बाकी सभी कार्यों को छोड़कर इस विषय पर चर्चा की जाए, क्योंकि यह देश की एकता एवं अखंडता से जुड़ा मामला है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, संभल की घटना से मेरा हृदय पीड़ा से भरा है। किसी भी सभ्य समाज के लिए ऐसी घटना उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग में रिटायर्ड जस्टिस D.K. अरोड़ा के साथ रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद और पूर्व यूपी DGP A.K. जैन भी शामिल है। आयोग इस बात की जांच करेगा कि संभल में हुई हिंसा संयोजित साजिश थी या फिर कोई अचानक हुई दुर्घटना थी। किसी भी दोषी को माफ नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। अब विपक्ष से नवीन जी। अध्यक्ष महोदय जी, सरकार बताए कि क्या इस घटना के बाद कोई FIR दर्ज हुई है, कितने दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है एवं इस घटना से देश को कितना नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, लगता है कि सरकार जांच आयोग के नाम पर अपना पल्ला झाड़ रही है, जब अब तक धरातल पर कुछ भी नहीं किया गया है। गृह मंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र ने संभल हिंसा मामले पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है, इसीलिए इस विषय पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद। माननीय सभासदों, जो सदस्य संभल हिंसा पर चर्चा चाहते हैं कृपया खड़े हो जाएं। श्री नवीन जी, आपके प्रस्ताव को सदन में उपस्थित 45 सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं है, अतः आप काम रोको प्रस्ताव निरस्त किया जाता है। माननीय सभासदों, अब आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। गृह मंत्री कुमारी निशा जी प्लीज।
अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। सीबीआई डिपार्टमेंट नई दिल्ली के कार्याचालन 2023-24 की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट की सरकार द्वारा पुनरीक्षा परीक्षक लेख और उस पर नियंत्रक महालेखा पर्यवेक्षक की टिप्पणी के साथ। धन्यवाद। माननीय रेल मंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से बालासोर ट्रेन हादसा 2 जून 2023 रिपोर्ट सीबीआई टिप्पणी के साथ सदन पटल पर रखती हूँ। ना बताओ। तेरी चाल माननीय सभासदों, अब विधि संबंधी कार्य आरंभ होता है। माननीय रेल मंत्री जी रेलवे संशोधन विधेयक 2024 सदन में प्रस्तुत करेंगी। महासचिव जी, प्रस्तावित विधेयक की एक प्रति सभी सभासदों में वितरित कर दी जाए। रेल मंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं रेलवे संशोधन विधेयक 2024 की पुनर्स्थापना के लिए प्रस्ताव पेश करती हूँ। माननीय सभासदों, रेल मंत्री जी ने रेलवे विधेयक बिल 2024 की पुनर्स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा है। प्रश्न यह है कि मंत्री जी को विधेयक की पुनर्स्थापना की अनुमति प्रदान की जाए। जो सांसद विधेयक के पक्ष में है वो कृपया अपना हाथ ऊपर करें। जो सांसद विधेयक के विरोध में है वो कृपया अपना हाथ ऊपर करें। इस विधेयक की पुनर्स्थापना के पक्ष में 20 सांसद और विपक्ष में 11 सांसद है। मैं समझती हूँ हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। माननीय रेल मंत्री जी, आप बिल को पुनर्स्थापित कर सकती है। रेल मंत्री जी प्लीज। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को सदन में पुनर्स्थापित करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह विधेयक रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर और एक नया अध्याय होगा। इस विधेयक का शीर्षक है रेलवे संशोधन विधेयक 2024। अध्यक्ष महोदया, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियां प्रदान करना और रेलवे संचालन को सुव्यवस्थित करना। इस बिल का उद्देश्य भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905, रेलवे बोर्ड अधिनियम 1989 में विलय करके भारतीय रेलवे में दक्षता लाना और इसके कानूनी ढांचे को सरल बनाना है।
इसके अलावा इसका मकसद शक्तियों का विकेंद्रीकरण और भारतीय रेलवे क्षेत्र को अधिक स्वायत्ता प्रदान करना भी है। इस बिल में टैरिफ सुरक्षा और निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित भारतीय रेलवे के विभिन्न पहलुओं की देखरेख के लिए स्वतंत्र नियामक की स्थापना करना है। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सभासदों, विधेयक का प्रथम वाचन पूर्ण होता है। द्वितीय वाचन आगामी सत्र को लिया जाएगा। माननीय सभासदों, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का द्वितीय वाचन शुरू होता है। माननीय रेल मंत्री जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि प्रस्तुत विधेयक की विभिन्न धाराओं पर विचार किया जाए। आपको अनुमति है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल की प्रमुख धाराएं इस प्रकार है। इस अधिनियम को रेलवे संशोधन विधेयक 2024 कहा जा सकता है। सरकार रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या, योग्यता और सर्विस की शर्तें तय करेगा। यह बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया की देखरेख भी करेगा, जिससे शासन और जवाबदेही को सुव्यवस्थित किया जा सके। बिल में धारा 24 पेश की गई है ताकि सरकार सुपरफास्ट ट्रेन संचालन और बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन में तेजी लाई जा सके। विपक्ष से योगेश जी। अध्यक्ष महोदया, इस बिल के पारित होने से रेलवे बोर्ड की नियुक्ति पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा। इससे भारतीय रेलवे की स्वायत्ता खत्म हो जाएगी। कृपया शांत। अध्यक्ष महोदया, समस्त विपक्ष सदन इस विधेयक को पेश करने का विरोध करता है। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। जय हिंद। विपक्ष से कुमारी स्नेहा जी प्लीज। अध्यक्ष महोदया, इस विधेयक को पारित करके सरकार रेलवे का निजीकरण करना चाहती है। जनता भारतीय रेलवे के निजीकरण में केंद्र के बारे में मंशा को लेकर आशंकित है, जिसके लिए गरीबों तक इसकी पहुंच बहुत कम हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, ये बिल वास्तविकता से कोसों दूर है। इस पर मुझे कवि की चंद लाइनें याद आई है। ये तो ताजी राजनीति के कब तक हमको कम तोलोगे, आखिर हम आईना ठहरे, हम तो भैया सच बोलेंगे। सत्ता पक्ष से कुमारी दीक्षा जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष निजीकरण की अफवाहें फैला रहा है। रेलवे के निजीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। इस विधेयक उद्देश्य भारतीय रेलवे को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए अधिक कुशल और आत्मनिर्भर बनाना है। भारतीय रेल का पूरा ध्यान गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों पर है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की झूठी अफवाहों पर मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं। सच घटे या बढ़े सच न रहे, सच घटे या बढ़े सच न रहे, झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। धन्यवाद। विपक्ष श्री नवीन जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार रेलवे संशोधन विधेयक के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि आए दिन कोई ना कोई रेल दुर्घटना हो रही है, जिससे देश को जान माल का भारी नुकसान झेलना पड़ता है। अध्यक्ष महोदया, सरकार को ऐसे गैर जरूरी विधेयक लाने की बजाय रेल दुर्घटना रोकने पर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, सरकार को परिचालन लागत कम करके यात्री सुविधाएं बढ़ाने, कोरोना काल के दौरान बंद की गई रियायतें फिर से शुरू की जाए। रेल मंत्री जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ट्रेन हादसों की संख्या कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहली सरकार के कार्यकाल के मुकाबले रेल दुर्घटनाओं में 75% और पटरी से उतरने की घटनाओं में 78% की कमी आई है। 15,000 किलोमीटर रेलवे पटरियों पर सुरक्षा प्रणाली कवच का काम हुआ है। जहां पहले रेलवे के लिए 25 से 30,000 करोड़ रुपए का बजट होता था, हमने उसे बढ़ाकर 2,52,000 करोड़ रुपए किया है। पहले की सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में 4,11,000 लोगों को नौकरियां दी।
हमारी सरकार ने 10 वर्षों के दौरान 5,20,000 लोगों को नौकरियां दी। गरीब और मध्यम वर्गीय यात्रियों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक जनरल कोच बनाए जा रहे हैं। पूरी तरह से नॉन एसी नई अमृत भारत ट्रेन करीब 1,000 किलोमीटर के सफर को तकरीबन 400 रुपए में पूरा करा रही है। इस ट्रेन को भी वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाओं और तकनीक से बनाया गया है। सत्ता पक्ष से कुमारी परी जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा सत्ता पक्ष और विपक्ष के युवा सांसदों से अनुरोध है कि वे दलगत राजनीति में न उलझे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस बिल में कहीं कोई विरोध की गुंजाइश है। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, यह कानून विकसित भारत के निर्माण की तरफ एक मजबूत कदम है। वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज गति व सुविधाओं से लैस ट्रेन है। यह 140 करोड़ लोगों की जरूरत है। जो काम समृद्ध देशों में 20 सालों में हुआ, वह भारत ने 5 सालों में कर दिखाया। यह कानून आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। यह कानून समय की मांग है। 2047 में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। समय के साथ रेलवे में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। महोदया, मैं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसले भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सभासदों, इस बिल पर काफी बहस हो चुकी है। बिल से संबंधित सभी संदेश स्पष्ट हो चुके हैं, अतः इस बिल से संबंधित चर्चा को यही विराम दिया जाता है। बिल का तृतीय वाचन 8 फरवरी 2025 को शुरू किया जाएगा। माननीय सभासदों, रेलवे विधेयक 2024 का तृतीय वाचन आरंभ किया जाता है। रेल मंत्री जी प्लीज रीड द बिल। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि रेलवे के ढांचे में सरलीकरण के लिए यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक से रेलवे बोर्ड की स्वतंत्रता और सुरक्षा में सुधार के साथ साथ यात्री सुविधाएं भी बढ़ेगी। इस विधेयक से रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। देश के प्रत्येक नागरिक को इसका लाभ मिलेगा। विपक्ष से कुमारी जन्नत जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमें खुशी है कि सत्ता पक्ष ने हमारी बातों को मान लिया है। इस विधेयक के पास होने से देश के प्रत्येक नागरिक को सुविधा एवं सुरक्षा मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानमंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे इस विधेयक के सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से पारित होने पर बहुत खुशी हुई। मैं इस महान ऐतिहासिक विधेयक के पारित होने पर सदन को बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। रेल मंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि बिल को पारित किया जाए। माननीय सभासदों, रेलवे संशोधन विधेयक बिल 2024 वोटिंग के लिए प्रस्तुत है। प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाए। महासचिव जी, रेलवे विधेयक बिल 2024 के लिए मत पत्र सभी सभासदों में वितरित किए जाए। जी अध्यक्ष महोदया। महासचिव जी, वोटिंग करवाई जाए। यस अध्यक्ष महोदया।
सभासदों, प्रस्तुत वर्तमान विधेयक रेलवे संशोधन विधेयक बिल 2024 के पक्ष में 28 मत तथा विपक्ष में 4 मत पड़े हैं। अतः बिल को 4 के मुकाबले में 28 मतों से पारित किया जाता है। माननीय सभासदों, बिल के पास होने पर मैं सभी सभासदों को बधाई देती हूँ। महासचिव जी, आगामी कार्यवाही के लिए रेलवे विधेयक बिल 2024 को युवा संसद के ऊपरी सदन में भेज दिया जाए। यस स्पीकर मैम। माननीय सभासदों, आज की युवा संसद की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ समाप्त करने की घोषणा की जाती है। सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। धन्यवाद।